मैंने उससे उसके सांप बेटे के बारे में पूछा तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा पुत्र मेरे झोले में बंद है। हम जंगल में चलते रहे। जंगल खत्म हुआ तो नीम पहाड़ी इलाका शुरू हो गया। सूरज गुरूब होने के बाद फिर एक घना जंगल शुरू हो गया। 1 घंटे तक मजीद सफर करने के बाद मुझे दूर देहाती रेलवे स्टेशन के सिग्नल की सुर्ख बत्ती नजर आई। ये एक छोटा सा रेलवे स्टेशन था जो शुरू रात के अंधेरे में वीरान वीरान लग रहा था। वहाँ कोई मुसाफिर भी नहीं आता था। हम दोनों एक तरफ बैठ गए। मैंने सिथा से पूछा कि रेलगाड़ी कब आएगी। वो बोली, कभी न कभी तो आ ही जाएगी। वैसे रात को यहाँ एक रेल आकर ठहरती है। वो रेलगाड़ी धनिया कोडी की तरफ जाती है, इतना मुझे मालूम है। मैं खामोश रहा। वहाँ बैठे बैठे 1 घंटा गुजर गया। इस दौरान सिथा ने मुझे बताया कि मछेरों की बस्ती में एक मछेरा उसका जानने वाला है। शायद कभी वो दोनों आपस में मोहब्बत भी करते थे। उसका नाम सिथा ने गुप्ता बताया। कहने लगी, गुप्ता मुझसे शादी करना चाहता था, लेकिन फिर उसके माँ बाप ने उसकी शादी एक दूसरी लड़की से कर दी। गुप्ता अपनी बड़ी किश्ती लेकर मछलियां पकड़ने रात को निकलता है और लंका के साहिल तक जाता है। वो हमें लंका पहुंचा देगा। वो मुझसे अब भी मोहब्बत करता है। वो मुझे कभी इनकार नहीं करेगा। खुदा जाने गुप्ता कौन था। मुझे तरह तरह के वसवसों ने घेर लिया, लेकिन मेरे सामने कोई मुतबादिल रास्ता नहीं था। मुझे हर हालत में सिथा पर इन्हिसार करना था। रात के शायद 12 बज रहे थे कि दूर से रेल के इंजन की रोशनी नजर आई। ट्रेन मुसाफिरों से भरी हुई थी। ये पैसेंजर ट्रेन थी। तकरीबन सभी मुसाफिर डिब्बों में सो रहे थे। हम भी एक डिब्बे में घुस गए। ट्रेन सारी रात चलती रही और मैं सोता जागता रहा। कोई 10 बजे दिन के वक्त धनिया कोडी का स्टेशन आ गया। हम वहां उतर गए। ये भी एक मामूली स्टेशन था। गेट पर टिकट बाबू खड़ा था। सिधा ने मुस्कुराकर उसे प्रणाम किया। उसने हमसे टिकट तलब न किया। अब हमारा सफर समंदर की तरफ शुरू हो गया। दोपहर के बाद मुझे दूर समंदर नजर आने लगा। कोई 1 घंटे के सफर के बाद आखिर हम सिथा के पुराने मछेरे आशिक गुप्ता की बस्ती में पहुंच गए। ये आम सी बस्ती थी। नारियल के दरख्तों के नीचे झोंपड़ियां बनी हुई थी। बस्ती के बाहर इमली का एक घना दरख्त था। सिथा ने मुझे उस दरख्त के नीचे बिठा दिया और खुद बस्ती की तरफ चल दी। कुछ दूर तक मैं उसे देखता रहा, फिर वो झोंपड़ियों में गायब हो गई। कोई 15-20 मिनट बाद वापस आई तो अकेली ही थी। वो मुस्कुरा रही थी। आते ही मेरे पास बैठ गई और बोली, गुप्ता अभी तक मुझसे प्रेम करता है। वो आज रात अपनी कश्ती पर हमें लंका पहुंचा देगा। मैं यही सुनना चाहता था। एक बोझ मेरे सर से उतर गया था। मैंने इत्मीनान का सांस लिया। सिथा कहने लगी, मैंने उसे जब बताया कि मेरा पति देव रघु भी मेरे साथ है तो वो चुप सा हो गया। वो अपनी बीवी से डरता है, इसीलिए उसने हमें अपने यहाँ नहीं बुलाया। मैंने भी इसरार नहीं किया। उसे कहा कि हम बस्ती के बाहर बैठे हैं, वो शाम को खाना लेकर आएगा, मैं तुम्हें उससे मिलवाऊंगी। मैं खामोश बैठा रहा। वो कुछ देर बातें करती रही, फिर अपने सांप बेटे के साथ मसरूफ हो गई। जब शाम का अंधेरा चारों तरफ फैल गया तो मैंने एक इंसानी साय को अपनी तरफ आते देखा। सिधा ने कहा, गुप्ता आ रहा है। शायद वो तुम्हें देखकर खुश न हो, मगर तुम कोई ख्याल न करना। गुप्ता एक नाट्य पद का मजबूत जिस्म वाला तमिल था। उम्र ज्यादा नहीं थी। उसके हाथ में गठरी थी। वो हमारे पास आकर जमीन पर बैठ गया। रघु, ये गुप्ता है, हमारे कबीले का है। ये हमें लंका पहुंचा देगा। सिधा ने मेरा तारुफ करवाया। मैंने गुप्ता को प्रणाम किया। गुप्ता ने मेरी तरफ कोई तवज्जो न दी। उसका चेहरा शाम के अंधेरे में ज्यादा संजीदा और गहरा लग रहा था। सिधा उससे कोई बात करती तो वो उसका सरसरी सा जवाब देकर खामोश हो जाता। मुझे वो बड़ा पुरस्कार लगा। खाना खाने के बाद गुप्ता ने पतीली और ग्लास रुमाल में बांधे और सिधा से कहा, तुम दोनों इसी जगह रहना, मैं रात को आकर तुम्हें ले जाऊंगा। ये कहकर वो उठा और सिधा की तरफ देखे बगैर वापस बस्ती की तरफ चल दिया। उसके जाने के बाद सिधा बोली, तुमने देखा ये अब भी मुझसे किस कदर प्रेम करता है। इसने हसद के मारे तुमसे बात नहीं की। हमारी मोहब्बत ऐसी होती है, मगर इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। इनकार इसने खुद किया था। ये अपने माता पिता की मर्जी के खिलाफ बयान नहीं करना चाहता था। हवा की तेजी में भी कमी आ गई थी। कुछ पता नहीं था कि रात कितनी गुजर चुकी है। दूर अंधेरे में कोई हमें अपनी तरफ पड़ता मालूम हुआ। सिधा ने उसे अंधेरे में भी देख लिया। कहने लगी, गुप्ता आ गया है। ये गुप्ता ही था। उसने आते ही कहा, चलो सिधा, और घूमकर वापस समंदर की तरफ चल दिया। मैं और सिधा जल्दी से उठकर उसके पीछे हो गए। उसकी कश्ती साहिल समंदर पर बस्ती से काफी दूर खड़ी थी। इस कश्ती में 15-20 आदमियों के बैठने की गुंजाइश थी। गुप्ता अकेला नहीं था। उसके साथ 4 मछेरे भी थे। हम कश्ती में बैठ गए तो मछेरों ने कश्ती से उतरकर उसे पानी में धकेल दिया। पानी में आते ही कश्ती हिचकोले खाने लगी। मछेरों ने फौरन चप्पू चलाने शुरू कर दिए। गुप्ता जहाज के कप्तान की तरह कश्ती के सिरे पर खड़ा समंदर को तक रहा था और बार बार अपने आदमियों को हिदायत दे रहा था। समंदर पुरसुकून था, फिर भी कश्ती काफी डोल रही थी। जब भारतीय साहिल की बत्तियां नजरों से ओझल हो गईं, तो लंका की रोशनियां उभरना शुरू हो गईं। गुप्ता कश्ती को इन रोशनियों की बाएं जानिब ले जा रहा था।
आहिस्ता आहिस्ता लंका की रोशनियां भी हमारी नजरों से ओझल हो गईं। अब हम लंका के शुमाल मगरबी टापुओं की तरफ जा रहे थे जहां घुप अंधेरा था। गुप्ता वाकई एक माहिर मल्लाह साबित हुआ था। वो कश्ती को कमाल महारत से लंका के साहिल तक ले आया था। साहिल पर कश्ती के लगते ही मछेरों के साथ साथ मैं और सिद्धा भी कश्ती से उतर आए। गुप्ता सिद्धा के पास आया। रात को अंधेरे में वो काला कलोटा कोई भूत प्रेत लग रहा था। उसने सिद्धा से कहा, मैं जाता हूँ। इससे पहले कि सिद्धा या मैं उसका शुक्रिया अदा करते, वो कश्ती में सवार हो गया। दूसरे मछेरे कश्ती को समंदर में धकेलने लगे। कश्ती लहरों में गई तो वो भी उछल कर उसमें सवार हो गए। थोड़ी देर बाद गुप्ता की कश्ती को मौजों ने हमसे दूर कर दिया। मैंने पीछे दरख्तों की लंबी कतार की तरफ देखा जो अंधेरे में एक ऊंची दीवार की तरफ शुमालन जनूबन चली गई थी। हमने उस तरफ चलना शुरू कर दिया। ये जाफना का शुमाली इलाका था। मैं इस इलाके के चप्पे चप्पे से वाकिफ था। सिद्धा भी इस इलाके से काफी हद तक शनासा थी। वो मुझे जंगल से निकालकर एक छोटी मगर कच्ची सड़क पर ले आए। सड़क के किनारे बांस के दरख्तों में महात्मा बुद्ध की कदीम खानकाह थी जो वीरान पड़ी थी। बाकी रात हमने उसी खानकाह के फर्श पर सोकर गुजार दी। सुबह जंगल की चिड़ियों की चहकार ने मुझे बेदार कर दिया। सिद्धा वहां नहीं थी। मैं उठकर खानकाह के पीछे चला गया। वहां एक छोटा सा तालाब था। मुंह हाथ धोने के बाद मैं खानकाह में वापस आया तो सिद्धा अपने काले सांप के साथ चली आ रही थी। कहने लगी मैं अपने बेटे को दूध पिला रही थी। जाफना यहाँ से काफी दूर है। हमें रंगापट्टी कस्बे से लारी मिल जाएगी। थोड़ी देर बाद हम रंगापट्टी की तरफ जा रहे थे। मैंने जाफना में सिद्धा से अलग होने का प्रोग्राम तय कर लिया था। रंगापट्टी से हमें लारी मिल गई जिसने दोपहर के बाद हमें जाफना पहुंचा दिया। हमारे हुलिये सपेरों जैसे थे इसलिए सिद्धा मुझे एक मंदिर में ले आए। तीसरे पहर में अकेला ही बहाना बनाकर मंदिर से निकलकर रेलवे स्टेशन पर आ गया। मैं ये मालूम करने आया था कि कोलंबो ट्रेन कब रवाना होती है। मैंने एक पुलिस से पूछा तो उसने कहा कि कोलंबो जाने वाली ट्रेन तो तैयार खड़ी है। बस फिर क्या था। उसी वक्त टिकट घर की तरफ दौड़ा। कोलंबो का 3rd क्लास का टिकट लिया और एक डिब्बे में घुस गया। 5 मिनट बाद ट्रेन कोलंबो की तरफ रवाना थी। इतनी जल्दी मैं सिद्धा से अलग हो जाऊंगा मुझे यकीन नहीं आ रहा था। एक लम्हे के लिए ख्याल आया कि जब मैं वापस नहीं पहुंचूंगा तो सिद्धा क्या सोचेगी। दूसरे लम्हे मैंने इस ख्याल को अपने जहन से निकाल कर ट्रेन की खिड़की से बाहर फेंक दिया। एक दिन और एक रात के सफर के बाद मैं कोलंबो पहुंच गया। उस वक्त शाम हो रही थी। मैं सपेरे के भेस में था। किसी ने मेरी तरफ कोई तवज्जो न की। स्टेशन से निकलते ही मैंने टैक्सी पकड़ी और टेम्पल रोड की तरफ चल दिया। अपने एजेंट की दुकान खुली थी। मैं अंदर जाकर शेल्फ में लगी हुई किताबें देखने लगा। एजेंट सामने खड़ा कुछ लड़कियों को किताबें दे रहा था। उसने एक नजर मुझे देखा और जल्दी जल्दी ग्राहकों को निमटा कर मेरी तरफ आ गया। क्या चाहिए स्वामी जी आपको? चाहे उसने मुझे और मैंने उसे पहचान लिया था, उसके बावजूद हमारा एक दूसरे के कोड नंबरों को जानना जरूरी था। मैंने अपना कोड नंबर बोलते हुए कहा, इस नंबर की किताब होगी महाराज। उसने जवाब में अपना कोड नंबर बोल दिया और कहा, इस नंबर की कोई किताब तो नहीं है। मैं काउंटर पर उसके करीब आ गया। उसने अलमारी में से किताब निकाल कर छाड़ते हुए मेरे आगे रखी और बोला, दिन किसी मंदिर में गुजारो, रात 10 बजे के बाद आना, दुकान का दरवाजा अंदर से खुला होगा। मैंने किताब ली और उसे प्रणाम करके दुकान से बाहर निकल आया। सारा दिन मैंने बुद्ध मंदिर में गुजार दिया और रात को 10 बजे मैं दुकान पर पहुंच गया। मैंने दरवाजा जरा सा धकेला, दरवाजा खुल गया। मैं अंदर दाखिल हो गया। ऊपर से मुझे एजेंट की आवाज सुनाई दी, ऊपर आ जाओ और दरवाजे को कुंडी लगा दो। मेरे ऊपर पहुंचते ही वो शुरू हो गया। वो किसी तमहीद के चक्कर में नहीं था। बोला, सबसे पहले अपना हुलिया तब्दील करो। अब तुम्हें इस लिबास की जरूरत नहीं बल्कि कोट पतलून की जरूरत है। मैं समझ गया कि मेरा अगला मिशन इस इलाके में नहीं है। मैं कुछ पूछने ही वाला था कि उसने मेरी बात काट दी। बोला, जब मैं अपनी बात खत्म कर लूं तब कोई सवाल करना। मैं चुप हो गया। वो सिगरेट पीने लगा। एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली, फिर आंखें खोलकर मुझे देखा और अपनी उंगली दरी पर लगाते हुए बोला, ये लंदन है। यहाँ से शुमाल के जानिब फ्रांस का दारुल हुकूमत पेरिस है। ये तुम पेरिस समझ लो। मैं अब दरी की तरफ देख रहा था जिस पर उसकी उंगली एक जगह टिक गई थी। यहाँ से तुम पेरिस के मरकजी इलाके को छोड़कर दरियाए सेम के बहाव के साथ साथ बड़े पुल तक जाओगे। पुल पर चढ़ने की बजाय तुम अगर दरिया की ढलान पर से उतरकर पुल के नीचे आ जाओ तो तुम्हें यहाँ दरियाई दलदल के पीछे पत्थरों की एक मेहराब मिलेगी जो आधी से ज्यादा जमीन में धसी हुई है। अब मेहराब के साथ ही एक छोटा सा सुरंग नुमा रास्ता नीचे को जाता है। इस रास्ते के मुंह को खारदार तारों के लच्छों से बंद कर दिया गया है। इस जगह जमीन के नीचे सुरंग में इसराइल की एक खुफिया तंजीम का दफ्तर है। इस पाकिस्तान दुश्मन खुफिया तंजीम के अगराज और मकासद के बारे में तुम्हें पेरिस में मौजूद हमारा आदमी सब कुछ बता देगा। वो तुम्हें यह भी बता देगा कि तुम्हें वहां जाकर क्या करना होगा। तुम्हारा पासपोर्ट, कोलंबो से पेरिस तक टिकट, फ्रांसीसी करेंसी और दूसरे तमाम कागजात मेरे पास तैयार हैं। कोलंबो से तिजारती फ्लाइट कल रात 11:20 पर रवाना होगी।
लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर अपना एजेंट मिलेगा। वो तुम्हें अपने साथ दूसरी फ्लाइट में पेरिस ले जाएगा। वो उठकर अलमारी में से एक लिफाफा निकाल कर लाया जिसमें मेरा पासपोर्ट, फ्रांसीसी करेंसी, शनाख्ती कार्ड और दूसरे कारोबारी कागजात थे। मैं वहाँ प्लास्टिक की मसनूआत की एक फर्जी फर्म के नुमाइंदे की हैसियत से मार्केट का जायजा लेने जा रहा था। पासपोर्ट पर मेरा नाम राजकुमार नंदा वल्द राम कुमार नंदा दर्ज था। पासपोर्ट पर मेरी 1 बरस पहले की तस्वीर थी। मुझे अमृतसर का रहने वाला जाहिर किया गया था। वो बोला तुम इंडियन हिंदू बनकर फ्रांस में दाखिल हो गए। अमृतसर का शहरी तुम्हें इसलिए जाहिर किया गया है कि तुम अमृतसर के ही रहने वाले मुसलमान हो और पाकिस्तान बनने के बाद लाहौर चले गए थे। तुम अमृतसर के तमाम गली कूचों से वाकिफ हो। तुम्हारा अमृतसर का एड्रेस हॉल बाजार बिजली चौक लिखा गया है। मैं मोमबत्ती की रोशनी में कागजात को देखने लगा। अपना एजेंट बोला इस बटवे में 500 फ्रैंक हैं। ये तुम्हारे लिए पेरिस के इब्तदाई अखराजात के लिए काफी है। बाकी तुम्हें जितनी रकम की जरूरत पड़े वहाँ तुम्हें मिल जाएगी। कुछ और पूछना हो तो इस वक्त पूछ सकते हो। मैंने पूछा क्या इस मिशन में किसी किस्म के असलहे की जरूरत नहीं होगी। एजेंट ने एस्ट्रे में सिगरेट बुझाते हुए कहा एक जासूस का कोई भी मिशन ऐसा नहीं होता जिसमें जदीद तरीन असलहे और दूसरे मोहलक आलात की जरूरत न पड़े, और जब इस मिशन का मरकज यूरोप का कोई बड़ा शहर हो तो असलहे और मोहलक आलात की जरूरत ज्यादा शदीद हो जाती है। इसका एहतमाम हमारा पेरिस का एजेंट करेगा। शनाख्त और तस्दीक उसी कोड नंबर से होगी जो तुम्हारा और मेरा कोड नंबर है। तुम उसके सामने अपना कोड नंबर बोलोगे और वो इसके जवाब में अपना कोड नंबर बोलेगा जो तुम अच्छी तरह से जानते हो। बाकी रह गई उसकी शक्ल तो मैं तुम्हें उसकी तस्वीर दिखाई देता हूँ। उसने एक और लिफाफा निकाला जिसमें पेरिस के एजेंट की तस्वीर थी। जिस तरह पुलिस वाले मुजरिमों की तस्वीरें लेकर अपने रजिस्टर में महफूज रखते हैं, ये बारीक शाह मूंछों, बड़ी बड़ी गोल स्याह आंखों और चौड़े नथनों वाला जवान था। उम्र 30-35 बरस के करीब हो गई। नीचे उसके नाम की जगह एक नंबर लिखा था जो मेरे लिए नया था। एजेंट बोला इस शक्ल को अच्छी तरह जहन नशीन कर लो। यह आदमी तुम्हें कोट पतलून और फ्लैट हैट में मिलेगा। तुम्हारी तस्वीर भी इसको पहुंचा दी गई है। वो तुम्हें ना तो अपना नाम बताएगा और ना ये बताएगा कि वो कहाँ रिहाइश पजीर है। तुम उससे पूछना भी नहीं। तुम्हारे बारे में वो जरूर बाखबर रहेगा कि तुम कहाँ ठहरे हुए हो और क्या कर रहे हो। वो पेरिस में तुम्हें अपने राब्ते के लिए एक खुफिया फोन नंबर भी देगा। तुम लंदन से वाकिफ हो। लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट के बाहर वो खुद आकर तुम्हें मिलेगा। एयरपोर्ट के सामने एक ऊंचे सुतून वाला शेड बना हुआ है। तुम उस शेड में किसी सुतून के पास जाकर खड़े हो जाना। 2-3 बार अपनी कलाई की घड़ी भी देखना। अब तुम जाओ, कल रात 10 बजे इसी तरह यहाँ आ जाना। यहाँ तुम्हारा सूट, जूते, कलाई की घड़ी वगैरह मौजूद होगी। ये कहकर अपने एजेंट ने कमरे की बाजार वाली खिड़की जरा सी खोल कर बाहर देखा। खिड़की बंद की और मेरी तरफ मुंह करके बोला बाजार खाली है। कल 10 बजे रात मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। उसने अपने तंग और नीम रोशन कमरे का दरवाजा मेरे जाने के लिए खोल दिया। मैं लकड़ी का जीना उतर कर बाजार में निकल आया और बड़े सुकून के साथ बुद्ध मंदिर में आकर बरामदे में सुतून के साथ टेक लगा कर बैठ गया। अगला सारा दिन मैंने वहीं बैठे बैठे गुजार दिया। रात का खाना भी मैंने लंगर में ही जाकर खाया और फिर मुकर्रा वक्त पर टेम्पल रोड पर चल दिया। एजेंट मेरी राह देख रहा था। जाते ही शेव की, कपड़े उतार कर हुलिया बदला और एयरपोर्ट रवाना हो गया। सब मुसाफिर जहाज में सवार हो चुके थे। मैं भी तेज तेज कदमों से सीढ़ियां चढ़ता जहाज में दाखिल हो गया। उसके साथ ही जहाज से सीढ़ी हटा दी गई, दरवाजा बंद कर दिया गया और जहाज ने टेक ऑफ के लिए रनवे की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। चंद ही लम्हों बाद हम फजाओं में महवे परवास थे। हीथ्रो एयरपोर्ट से निकलते ही मैं उस ऊंचे सुतूनों वाले शेड में आ गया जहां मुझे रुकने के लिए कहा गया था। लंदन का मौसम सर्द था। दिन में बारिश भी हुई थी जिसकी वजह से जमीन गीली थी। एजेंट के आने का वक्त हो गया था। ठीक उस वक्त एक छोटी टोयोटा गाड़ी मेरे करीब आकर खड़ी हो गई। उसमें से एक आदमी बाहर निकला जिसने रेन कोट पहन रखा था। मेरे करीब आकर उसने कागज का एक टुकड़ा आगे बढ़ाते हुए पूछा, माफ कीजिएगा, इस नंबर की बिल्डिंग कहाँ होगी? मैंने कागज लेकर रोशनी में देखा। इस पर खुफिया कोड नंबर लिखा था। मैंने जेब से बॉल पॉइंट निकाला और कागज की दूसरी तरफ अपना खुफिया कोड नंबर लिख कर कहा, मेरा ख्याल है आप यहाँ उसे तलाश करेंगे। एजेंट ने मेरा लिखा हुआ नंबर गौर से देखा, फिर गाड़ी की तरफ बढ़ा और बोला, मेरे साथ आ जाइए प्लीज। मैं उसके पहलू में बैठ गया। वो गाड़ी को शहर की एक निस्बतन वीरान सड़क पर ले आया। फिर डैशबोर्ड में से एयर फ्रांस की दाखिली परवाज का एक टिकट निकाल कर मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, प्रोग्राम किसी खास वजह से थोड़ा सा तब्दील कर दिया गया है। अब तुम लंका एयरलाइंस की बजाय एयर फ्रांस के जरिए पेरिस पहुंचोगे। मैं भी इसी जहाज में तुम्हारे साथ हूँगा। ये फ्लाइट 1.5 घंटे बाद जाएगी।
मैं तुम्हें अगले पार्क के दरवाजे पर उतार रहा हूँ। यहाँ से तुम टैक्सी लेकर एयरपोर्ट वापस चले जाना। तुम्हारा गेट नंबर 14 है। मैं तुम्हें ट्रांजिट लाउंज में मिलूंगा। तुम मुझसे कोई बात नहीं करोगे। पेरिस पहुंचकर तुम मेरे पीछे पीछे आओगे, लेकिन हर हालत में हमारे दरमियान 50-60 कदम का फासला रहेगा। मैंने एयर फ्रांस का टिकट अपनी जेब में रख लिया। उसने मुझे पार्क के दूसरे गेट के पास दरख्तों के अंधेरे में उतार दिया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। मैं कुछ दूर तक पैदल गया, फिर एक टैक्सी पकड़ी और हीथ्रो एयरपोर्ट आ गया। एयर फ्रांस के काउंटर से बोर्डिंग कार्ड लिया और लाउंज में आकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद मैंने एजेंट को भी देख लिया। वो कोने वाले नशिस्त पर बैठा सिगार पी रहा था। जहाज में भी वो मुझसे काफी फासले पर बैठा।